हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो है क्लास 11th फिजिक्स और वो भी गुरुत्वाकर्षण पाठ का अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा गुरुत्वाकर्षण पाठ का एपिसोड 1 होगा और इसमें आप सभी लोग उन सभी बिंदुओं को अध्ययन करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए, ये जो गुरुत्वाकर्षण का पाठ है ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट पाठ है और अगर ये पाठ आप अच्छे से समझते हैं तो इसके बाद के भी सभी पाठ आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो ये गुरुत्वाकर्षण में हम लोग पढ़ेंगे कि गुरुत्वाकर्षण होता क्या है, गुरुत्वाकर्षण के बारे में न्यूटन ने कैसे जानकारी दी, किस प्रकार से उसके सूत्र को डिराइव किया, इन सभी बातों का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या था, यानी न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ क्या था। तो आइए उसे हम लोग समझते हैं। सपोज मैंने दो पिंड मान लिया, पहले पिंड को मैंने m1 नाम दे दिया, दूसरे पिंड को मैंने m2 नाम दे दिया। दोनों पिंडों के सेंटर से ये जो रेखा है इस रेखा को मैंने r दूरी मान लिया। ठीक है, तो ये दोनों पिंडों के मध्य की क्या है, ये दूरी है। तो न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है वही आकर्षण बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। तो इसे फार्मूला में कैसे उन्होंने बताया, फार्मूले के रूप में किस प्रकार से, तो फार्मूले के अनुसार उन्होंने कहा कि इन दोनों के मध्य जो लगने वाला बल है वह दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बताई कि इन दोनों पिंडों के मध्य की जो दूरी है अर्थात डिस्टेंस, वह जो दोनों के मध्य लगने वाला जो बल है उसके क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ये इसका जो है सेकंड लॉ उन्होंने बताया। तो अगर ये m1 द्रव्यमान का है और ये m2 द्रव्यमान का है तो दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती है और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इस बात को आप अच्छे से समझेंगे। जब हम लोग इसको मिलाते हैं, अगर इसे मैं नाम दे दूं समीकरण नंबर 1 और इसे मैं नाम दे दूं समीकरण नंबर 2, तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से। तो जब मैं समीकरण 1 और 2 से लिखूंगा तो मुझे f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपान में क्या मिल जाएगा, r² मिल जाएगा। अब जब इसे मैं और आगे बढ़ाऊंगा तो f बराबर, ये प्रोपोर्शनैलिटी जो है इक्वलिटी में जब बदलेगा बराबर में तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है k, f बराबर k और m1 m2 अपान में r²। अब इसमें सबसे बड़ी बात, ये जो k है, ये जो k देख रहे हैं यही जो है g के बराबर माना गया है। k ही क्या है, g है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, ये क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो हमारा समीकरण कैसे बन जाएगा, f बराबर g m1 m2 अपान में क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। बात करते हैं g के मान का। तो g का मान बताया गया कि जो g का मान है वो 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये जो होता है ये g का मान होता है, कैपिटल G का। और ये क्या होता है कैपिटल G, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, सार्वत्रिक
गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, अब हम लोग जी के मात्रक पर बात करेंगे। जी का मात्रक, तो हम लोग जी का मात्रक देख लेते हैं क्या होता है। तो जी के लिए हम लोग फार्मूला बनाएंगे। तो जी को यहीं पे ब्रेक करूँगा, आर स्क्वायर का इधर गुणा करूँगा। तो जी बराबर एफ गुणे आर स्क्वायर, इसके नीचे आ जाएगा क्या, m1 गुणे m2। तो यहाँ से जी का मैं मात्रक बनाता हूँ। बल का मात्रक हमारा न्यूटन है, आर जो है दूरी है, दूरी का स्क्वायर, दूरी अर्थात मीटर, मीटर का स्क्वायर बटे इसका किलोग्राम और इसका भी किलोग्राम, तो किलोग्राम का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो जो जी का मात्रक निकल के आया है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर आया है। इसके बाद हम लोग सबसे बड़ी बात इसमें और जानेंगे। अगर मैं मान लेता हूँ, यदि मैं कह दूँ कि जो m1 है वह बराबर m2 है और यह कितना है, 1 इकाई है, 1 इकाई। इस बात को अच्छे से समझिएगा। ये जो है m1 मान लिया गया इस सूत्र में m2 के बराबर है और 1 इकाई किग्रा का है। 1 इकाई 1 इकाई किग्रा मत लिखिए, 1 इकाई द्रव्यमान की लिख दीजिए ऐसे, 1 इकाई द्रव्यमान का है, क्योंकि ये दोनों पिंड हैं तो उनका कुछ न कुछ तो मास होगा ही होगा। तो अगर m1 बराबर m2 बराबर क्या मान लिया जाए, 1 इकाई द्रव्यमान मान लिया जाए और डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल, दोनों के बीच का जो दूरी है उसे क्या मान लिया जाए, 1 इकाई दूरी मान ली जाए, 1 इकाई दूरी। ठीक है, तो हमारा जो जी बन जाता है वो जी देखिए क्या बनता है, तो जी हो जाएगा एफ गुणे 1 बटे 1 गुणे 1, अर्थात इम्प्लाई दैट जी किसके बराबर आ गया, जी हमारा आ गया एफ के बराबर। तो इस प्रकार से हम लोग ये बोल सकते हैं कि इकाई द्रव्यमान के दो पिंडों के मध्य इकाई दूरी पर स्थित, आप ऐसे बोलिए, इकाई दूरी पर स्थित इकाई द्रव्यमान के दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो आपको फार्मूला जो है, बस फार्मूले पे पकड़ होना चाहिए, आपको जो है डिफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से इसका डिफिनेशन कर सकते हैं। यानी इकाई दूरी पर स्थित, ये जो मैंने डिस्टेंस दिखाया है आपको, इसे मैं हिंदी में लिख दूँ, ये यार क्या है, दूरी है, क्लियर है। तो इकाई दूरी पर स्थित इकाई द्रव्यमान के दो पिंडों के मध्य लगने वाला बल, ये जो लगने वाला बल है वही बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, या उसी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कहेंगे। तो अगर कहीं गुरुत्वाकर्षण नियतांक आ जाता है तब भी हम लोग यही बात कहेंगे। ठीक है, इसके बाद और आगे देखते हैं हम लोग। तो इसको पढ़ने के बाद आप लोग जो है सबसे इम्पोर्टेंट इससे आप देख लेंगे कि ये जो है जी के बारे में कुछ 5 फैक्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंने लिखा है कि जो जी होता है वह एक सदैव आकर्षण बल की तरह काम करता है। ठीक है, और ये हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो कैपिटल जी, जो भी हम लोगों ने न्यूटन का जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के लिए ये सभी बातें हैं। ठीक है, तो यह एक आकर्षण बल है और यह माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, और माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, बेसिकली कोई भी मीडियम हो, किसी भी माध्यम में आप बात करें, चाहे जल माध्यम हो, चाहे वायु माध्यम हो, चाहे कोई भी माध्यम हो, यह उस पर निर्भर करने वाला नहीं है और हमेशा यह एक स्ट्रेट लाइन में काम करता है, एक सरलेखी दिशा में यह बल काम करता है। क्योंकि आप लोगों ने जब फिगर बनाया था तो देखा था जो रेखा थी ना, रेखा के तरफ ही जो है उसका जो है अट्रैक्शन था, सरलेखी दिशा में काम करता है हमेशा। और इन बलों का जो मान होता है वो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, वो मैंने पहले ही बताया, अर्थात यह एक क्या है, संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और जी का मान सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक दैट मीन्स ब्रह्मांड में कहीं भी किसी भी जगह, एनी प्लेस एनी टाइम्स, हमेशा इसका मान जो है वही होगा 6.67 और इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, सभी जगह एक समान होता है। तो इन सभी बातों को उसके साथ साथ हमें अच्छे से याद कर लेना है।
इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, वह कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध। तो आइए हम लोग इसके फिगर को पहले ड्रॉ करते हैं। सपोज दैट्स ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी का रेडियस है, अर्थ ऑफ रेडियस, और इसी के सरफेस पे ये क्या है, पृथ्वी का सतह है, और यहीं पे मैंने स्मॉल यम द्रव्यमान का मैंने क्या रखा है, कोई पिंड मान लिया है, और ये हमारी पृथ्वी की त्रिज्या है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ RE जो है वह पृथ्वी की त्रिज्या है, ठीक है। और जो स्मॉल यम है वो पृथ्वी की सतह पर पिंड का क्या है, द्रव्यमान है। यह जो स्मॉल यम का जो पिंड मैंने मान रखा है वो पृथ्वी की सतह पर है, ये बात आप याद रखिएगा। और एक और बड़ी बात जो है, ये ME मैं लिख रहा हूँ, अर्थ ऑफ मास, ये जो है ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान है। इन सब बातों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो बताइए, हमारी पृथ्वी का द्रव्यमान ये है और स्मॉल पिंड जो है ये है, दोनों के बीच की जो दूरी है वो r है। तो आप जानते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो F बराबर G mm मतलब अर्थ ऑफ मास, और दोनों के बीच का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्मॉल मास यम, और इसके बीच का क्या, दूरी का स्क्वायर। तो हमें समीकरण एक यह मिल गया, यानी F बराबर G m अपान RE का स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार से पृथ्वी की सतह पर जो पिंड है, पृथ्वी की सतह पर स्थित पिंड पर लगने वाला बल, तो पृथ्वी की सतह पर स्थित पिंड पर जो लगने वाला बल है वो बल क्या होगा, तो वो बल F बराबर mg होगा, समीकरण नंबर 2। अब डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे F बराबर G m अपान RE का होल स्क्वायर है, और यहाँ पृथ्वी की सतह पर जो पिंड पर जो लगने वाला बल हो F बराबर mg है, ठीक है। तो हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देख रहे हैं कि यहाँ भी F का मान है, यहाँ भी F का मान है। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो जैसे आप समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो mg बराबर G m अपान RE का स्क्वायर, यम से यम कैंसिल आउट हो गया, तो स्मॉल g बराबर कैपिटल G me अपान RE का स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे कि यदि कोई पृथ्वी की सतह पर कोई स्मॉल बॉडी है, या सपोज दैट हम ही को आप लोग कल्पना कर लें, अपने आप से स्वयं कल्पना करें कि हमारे ऊपर जो है पृथ्वी कितना गुरुत्व बल लगा रही होगी, तो उसका जो मान होगा G बराबर G m अपान RE का स्क्वायर। तो ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है और इसे आप लोगों को सीख लेना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो G का मान होता है वो डेंसिटी के फॉर्म में कितना होता है, तो उसे भी मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, तो देखिए ये डेरिवेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि जितना इम्पोर्टेंट जो हम लोगों ने स्मॉल g का मान निकाला, स्मॉल g GME अपान RE का होल स्क्वायर, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ें हैं। तो हम लोग इस पर बात करेंगे क्या होता है यह। तो देखिए यहाँ पे अगर मान लिया जाए यदि पृथ्वी का घनत्व, यदि पृथ्वी के घनत्व को मैं d बोल दूं तथा
आयतन, आयतन को मैं भी बोल दूं, भी हो तो देखिए क्या होगा। यदि पृथ्वी का घनत्व तो d हो और आयतन क्या हो, भी हो, तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे क्या, आयतन। तो घनत्व को मैंने क्या मान रखा है, d, और पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, अर्थ ऑफ मास me है, और आयतन कितना है, v है। तो एक प्रकार से आप देख सकते हैं d गुणे v बराबर क्या मिल गया, अर्थ ऑफ मास मिल गया। अभी हम लोगों ने जस्ट फार्मूला पढ़ा है g के लिए, कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वी नो दैट, चलिए हिंदी में लिख देते हैं, हम जानते हैं कि स्मॉल g की जो वैल्यू होती है कैपिटल G me अपान RE का स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, G बराबर कैपिटल G बट्टे RE का स्क्वायर मैं बाहर कर लेता हूँ, और जो me है तो me के जगह मैं क्या लिखूँगा, d गुणे भी लिखूँगा। अब चूँकि मुझे पता है कि आयतन सूत्र होता है गोले का आयतन, v बराबर 4/3 पाई r3, जितनी उसकी त्रिज्या होती है। तो हम लोग बात कर रहे हैं पृथ्वी के बारे में, तो पृथ्वी की त्रिज्या RE है ना, तो RE का क्यूब हो जाएगा। अब यही मान यहाँ पर रख दीजिए, तो G बराबर कैपिटल G अपान RE का स्क्वायर और D गुणे 4/3 पाई RE का क्यूब। तो एक RE से एक RE कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 4/3 पाई GRE गुणे में क्या, D। यही आपका घनत्व के रूप में गुरुत्वीय त्वरण का मान हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है कंपटीशन की दृष्टि से भी और आपके बोर्ड एग्ज़ाम के भी दृष्टि से, तो इसे आप समझ लीजिए। तो इसके बाद हम लोग अब बात करने वाले हैं कि जो G के मान में परिवर्तन होता है वो किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो G के मान में परिवर्तन ऊंचाई के साथ भी हो सकता है, पृथ्वी के नीचे जाएंगे तो गहराई के साथ भी हो सकता है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ऊंचाई के साथ G के मान में परिवर्तन। तो मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये इसका सेंटर है और ये इसका क्या है, रेडियस है, अर्थ ऑफ रेडियस। मैं यहाँ लिख देता हूँ RE जो है वो क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है, ठीक है। और इसके द्रव्यमान को मैं नाम लिख दे रहा हूँ me जो है अर्थ ऑफ मास, पृथ्वी का द्रव्यमान है, ठीक। और यह जो m है, m बराबर क्या है, द्रव्यमान है, जो कि कहाँ है, पृथ्वी के सतह पर, ऐसा है, यहीं पे है, ये पृथ्वी के सतह पर, ठीक है। अब अगर यह पृथ्वी के सतह पर है तो सबसे पहले जो इसके मध्य काम करेगा, यह बराबर GME m अपान RE का स्क्वायर, यानी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार यह पिंड जो है, इस पिंड पर और इस पृथ्वी के मध्य जो लगने वाला आकर्षण बल होगा, यही तो होगा, यह बराबर GME m अपान RE का स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अगर मान लीजिए इसी पिंड को, यह जो पृथ्वी की सतह पर था, इसी को मैं h ऊंचाई ऊपर ले गया हूँ, सपोज दैट यहाँ पे आ जाइए। तो अगर यहाँ पर आप लेके जाएंगे तो उसके साथ आप सोच सकते हैं क्या हो सकता है। तो h ऊंचाई पर, हाँ एक चीज़ और जान लीजिए, यहाँ पर जो G का मान होगा वो G का मान होगा आपका, इसे आप समीकरण न मानिए, ये तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार इन दोनों के मध्य लगने वाला बल हो गया, जो कि इसका यहाँ कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। हमें G के बारे में फाइंड करना है, ऊंचाई के साथ G के मान में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। तो जब पिंड हमारा पृथ्वी के सतह पर था तो G बराबर GME अपान RE का स्क्वायर, ये फार्मूला हम लोगों ने डिराइव कर चुका है, ये हम जानते हैं,
जानते हैं, क्योंकि इसे हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है। ठीक है, अब जब इसी पिंड को मैंने एच ऊंचाई पे ले गया, अब यही यम द्रव्यमान है, यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर तो इसका मान जी था, अब जब ऊपर जाएगा तो कुछ बदलेगा ना, जी डैश होगा। कितनी ऊंचाई तक गया, मान लेते हैं एच ऊंचाई तक, तो ये जो कुल ऊंचाई हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, ये हो जाएगी आर ई प्लस एच, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो इसकी आर ई है, दूरी है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, एच है, तो कुल टोटल का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर ई प्लस एच। तो वहाँ पर जो जी डैश का मान होगा वह हो जाएगा जी एम ई अपान आर ई प्लस एच का क्या, स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब आपको जो है 2 को 1 में भाग करना चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर, तो जब 2 को 1 से भाग देंगे तो जी डैश बटे जी हो जाएगा, और ये देखिए जी एम ई अपान आर ई प्लस एच का स्क्वायर, और इसमें आप भाग दे रहे हैं जी एम ई अपान आर ई का स्क्वायर, तो देखिए ये वैल्यू कट जाएगा इससे, तो जी डैश बटे जी बराबर ये ऊपर चला जाएगा आर ई का स्क्वायर बटे आर ई प्लस एच का स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं दोनों में स्क्वायर है, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ आर ई बटे आर ई प्लस एच का क्या, स्क्वायर। तो अब इसके बाद यहाँ से क्या हो सकता है, तो उसके लिए आप ऐसे समझिए कि अंदर से जो है आर ई को मैंने कामन किया, तो आर ई कामन होगा तो स्क्वायर के साथ आएगा, तो 1 बटे, और नीचे से भी मैंने आर ई को कामन किया तो भी आर स्क्वायर के साथ निकलेगा, तो ऊपर तो 1 बचेगा और नीचे बचेगा आपका, नीचे भी आपका 1 ही बचेगा, और एच के नीचे क्या लिखना पड़ेगा, आर ई लिखना पड़ेगा, और ये पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। चलिए दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा एक स्टेप और मैं बढ़ा देता हूँ, ये दोनों कट गया तो मेरे पास वैल्यू क्या आई, अब ये ऊपर जाएगा तो बाइनोमियल थ्योरम लगा दूंगा, एन सॉरी इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एच अपान आर ई, और इस पे पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि एक का भी स्क्वायर है ऊपर और इसका भी स्क्वायर है। चलिए इसी बात को थोड़ा सा मैं और अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, इसी को आप ऐसे लिख लीजिए 1 बटे 1 प्लस एच अपान आर ई का ऐसे स्क्वायर। अब तो आपको क्लियर स्पष्ट हो गया होगा कि ये जब ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो सकता है, माइनस पे पावर हो जाएगा, तो 1 प्लस एच अपान आर ई यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो अब एक बाइनोमियल का प्रमेय होता है, एक द्विपद का प्रमेय होता है, द्विपद का प्रमेय, वैसे इसे गणित वाले बच्चे तो जानते हैं, लेकिन जो बायो के स्टूडेंट हैं उन्हें नहीं पता होता है। तो ये द्विपद प्रमेय क्या होता है, अगर 1 प्लस माइनस एक्स है, यहाँ पावर n है, तो इसका गुणा हो जाता है इसमें 1 प्लस माइनस एन एक्स, इस प्रकार से हो जाता है। तो आप ऐसे समझेंगे पावर का इसमें गुणा हो जाएगा, तो 1 माइनस 2h अपान क्या हो जाएगा, आर ई हो जाएगा। इतना बात आप समझ रहे हैं। अब थोड़ा सा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बताना है वो मैं आपको बता देता हूँ, इधर का मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इधर का कोई काम है नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने अभी जी डैश अपान जी की वैल्यू प्राप्त कर ली है 1 माइनस 2h अपान आर ई। अब ये देख रहे हैं राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है 1 से छोटी है, 1 से छोटी है ना ये वैल्यू, क्योंकि 1 से घटा है, तो इसका मतलब क्या, जो राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वह 1 से छोटी है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस 2h अपान आर ई लेस देन 1। इस प्रकार से अगर यह छोटी है तो लेफ्ट हैंड साइड की भी जो वैल्यू है वो भी तो 1 से छोटी होगी, क्योंकि इक्वल का साइन है दोनों के मध्य में। तो जी डैश अपान जी लेस देन 1, तो जी डैश लेस देन क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो जी डैश का मान मिलेगा वह जी से छोटा मिलेगा, अर्थात पृथ्वी की
की सतह से h ऊंचाई ऊपर, ऐसे लिख देता हूँ, h ऊंचाई ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने फाइनली क्या निकाल दिया, जो g डैश है लेस देन g है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी की सतह से जब h ऊंचाई ऊपर जाएंगे तो g के मान में कमी होगी। तो ये एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन था, इसे आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। नीट, जेई या स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है इसमें, अब हम लोग h गहराई नीचे बात करेंगे। देखिए हमारी ये पूरी पृथ्वी है, आप जो है h डिस्टेंस नीचे आए हैं, ये पहले ये द्रव्यमान यहाँ था, अब द्रव्यमान यहाँ आ गया है। यहाँ पे इसका गुरुत्वीय त्वरण मैंने g मान रखा था, और यहाँ आने पर इसका मान जो है कितना हो गया, वो g डैश हो गया। ठीक है, h गहराई नीचे की बात कर रहे हैं, यहाँ पर g है और यहाँ g डैश है। देखिए पृथ्वी का द्रव्यमान तो बदल ही जाएगा, लेकिन घनत्व तो उसका सब एक समान रहेगा हर जगह। तो यहाँ देखिए पृथ्वी की रेडियस कितनी है, आ रही है पूरा, ये अंदर वाला यहाँ से और इसके बीच का ये कितना हो जाएगा, आर ई माइनस एच हो जाएगा। तो देखिए मैंने सबसे पहले क्या निकाला, सबसे पहले मैं यहाँ पर जी का मान निकाल लिया, 4/3 पाई आर ई जी गुणे डी होगा यहाँ पर जी का मान। अब जब आप अंदर जाएंगे एच गहराई तो 4/3 पाई आर ई माइनस एच हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका आर ई है और ये एच है, तो ये इतनी दूरी आपका क्या हो जाएगा, ये नीचे, हाँ वो हो जाएगा आर ई माइनस एच, उतनी ऊंचाई पर। क्योंकि इस पूरी ऊंचाई पर पहले बात किए हैं, तो पूरी ऊंचाई पर हमें क्या मिला, अर्थात जी का मान वहाँ सतह पे मुझे ये मिल गया। आज जब नीचे गए हैं उसके मतलब केंद्र से थोड़ा सा ऊपर, तो वहाँ पर हमें जो है इसका मान एच गहराई पर हमें ये मिल गया, ये वाला जो मैंने यहाँ पे लिखा है समीकरण नंबर 2 के नाम से। अब मैंने 2 में 1 को भाग कर दिया। अब ये मान कहाँ से आया है, तो ये मैंने डेंसिटी के फॉर्मेट में आपको पीछे फार्मूला भी पढ़ाया है कि घनत्व के रूप में पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होगा जी का मान क्या होगा, तो ये वहाँ से वैल्यू मैंने लिया है। पीछे मैंने इसे जस्ट इसी वीडियो में मैंने पढ़ा रखा है, तो वहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं इसे। ये ऐसे जी डैश का मान जब दोनों में 1 का भाग दिया, 2 में 1 का, तो आप इसके बटे ये कर सकते हैं, कट जाएगा, एक होगा, एच बटे आर ई होगा। अब आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में 1 माइनस एच अपान आर ई जो है राइट हैंड साइड की वैल्यू 1 से छोटी है, अर्थात लेफ्ट की भी वैल्यू तो 1 से छोटी होगी। तो जी डैश अपॉन जी लेस देन 1, तो जी डैश का मान लेस देन होगा क्या, जी, अर्थात पृथ्वी की सतह से एच गहराई नीचे जाने पर भी जी के मान में कमी होती है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ, यदि अगर मान लिया जाए, यदि जो हमारी जितनी त्रिज्या है उतनी ही गहराई की अगर बात की जाए, अर्थात उसके सेंटर पे ही हम लोग चले जाएं, तो जी डैश अपॉन जी और इक्वल टू 1 माइनस कितना अभी आप लोगों ने पढ़ा है, तो हम लोगों ने पढ़ा है, तो देख रहे हैं यहाँ पे एच अपान आर ई हो जाएगा, तो आर ई बटे आर ई मैं लिख के इसे काट सकता हूँ। तो आप देख रहे हैं 1 माइनस से क्या मिला, 0, तो जी डैश अपान जी की वैल्यू 0, अर्थात अगर हम बात करें जी डैश का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पृथ्वी के केंद्र पर जब हम बात करेंगे, केंद्र पर तब भी आपका डेरिवेशन यहाँ तक तो आएगा, लेकिन लास्ट में वही जो आ रही है उसी को आपको एच के बराबर कर देना है, तभी तो उसके सेंटर पे आप आएंगे। तो सेंटर पे देखिए जी का मान कुछ और हो जाता है। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन था, पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई ऊपर जाने पे जी का मान क्या होता है, पृथ्वी की सतह से एच गहराई नीचे आने पे जी का मान क्या होता है, और उसके सेंटर पे जी का मान कितना होता है। तो आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, नमस्कार।